नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम फिर से आपके साथ उपस्थित हुए हैं और फंडामेंटल राइट की इस कड़ी में प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें आर्टिकल 22 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके नेक्स्ट भाग में देखते हैं आर्टिकल 23 और 24। कभी कभी एग्जाम में आता रहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, इसीलिए आर्टिकल 23 और 24 और उसके पहले 14 से 18 तक समानता का अधिकार था, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार था, अब 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ से हम स्विच करेंगे फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होते हुए लगभग 2 लेक्चर और लगेगा इसमें, और फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से हम लोग कवर कर चुके होंगे। इतना समय लगने के पीछे जो लॉजिक रहेगा, कभी आप सीरियल से अगर क्लास करेंगे तो उसका महत्व समझ में आएगा कि 9 या 10 क्लासेस क्यों लगी फंडामेंटल राइट के लिए। ये चीज़ें समाप्त की जा सकती थी बहुत जल्दी ही, 1 घंटे के लेक्चर में ही 2, लेकिन फिर वही है कि आप गाइड नुमा जैसे बुक से अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फैक्ट तो हर जगह अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सी बुकें पड़ी हैं, फैक्ट अवेलेबल है। हर आर्टिकल के मूल भाव को आप समझने का प्रयास करें। आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए शोषण के विरुद्ध अधिकार फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 23 और 24। यहाँ इसमें हम देखते हैं कि बहुत छोटा आर्टिकल है दोनों, लेकिन इनमें जो बातें कही गई हैं, जो शब्दावलियाँ हैं, उनके महत्व को समझिए और उनके अर्थ को हमें समझना है। बस अर्थ को अगर हम समझे रहेंगे तो उसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हम यूज कर सकेंगे। जैसे कि आर्टिकल 23 कहता है कि मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध होगा। दुर्व्यापार का क्या अर्थ है? 3 ही शब्द जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें कही गई हैं वो 3 शब्द की बात किया है, दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम। अच्छा, इसके पीछे का जो लॉजिक रहा आर्टिकल यह रखने का, आपको पता है कि औपनिवेशिक काल में जो गिरमिटिया मजदूर थे उनको अफ्रीका से अमेरिका गन्ने की खेती के लिए ले जाया करता था, और दास प्रथा विद्यमान थी, दास का व्यापार होता था। मनुष्यों का भी दास जो है वो मनुष्य भी थे, तो उनका भी दुर्व्यापार होता ही था, व्यापार होता ही था। तो उन सबको, और सब बेगारी होती थी, बड़े बड़े राजा और लोग भारत में भी ऐसे थे सब, और बलात् श्रम अर्थात बिना इच्छा के विरुद्ध भी काम कराना। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जब हमारा संविधान बनने लगा तो जो संविधान निर्माता थे वो उन कठिनाइयों को का सामना किए थे अपने समय काल में, और देखे थे ये सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों को रखते हुए उनका जो दर्शन था यही था कि भविष्य में स्वतंत्र भारत में ऐसा नहीं होगा कभी। इस दृष्टिकोण से यह आर्टिकल रखा गया है, इसका जो बेस है वहीं से है। जो मजदूरों का, मनुष्यों का दुर्व्यापार होता था, खरीद बिक्री होती थी दासों की, उसको हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए दास प्रथा जैसी व्यवस्थाएं और मनुष्यों की खरीद बिक्री को समाप्त करने के लिए इस आर्टिकल को बेस के रूप में रखा गया है। हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का अर्थ क्या है। ये निषेध मतलब कि इसकी मनाही है। आर्टिकल 23 कहता है कि मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध होगा। बलात् श्रम का निषेध मतलब कि मनाही है। दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम, अब तीनों शब्दों के अर्थ के बारे में हम समझेंगे कि ये कह क्या रहे हैं। दुर्व्यापार का अर्थ है कि मानव का वस्तु के रूप में क्रय विक्रय करना, अर्थात मनुष्य का वस्तु के रूप में क्रय विक्रय करना। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। मनुष्य का क्रय विक्रय, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है मनुष्य का, कभी देखिए कि किडनी तस्करी, कभी जो अंगों का तस्करी होता है, वो भी इसमें रखा गया है इस आर्टिकल में। तो यहाँ मनुष्यों का वस्तु के रूप में क्रय विक्रय करना, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों का अनैतिक एवं अन्य उद्देश्यों के लिए व्यापार करना। महिलाओं को भी रखा गया है, बच्चों को भी रखा गया है, दिव्यांगों को भी रखा गया है। महिलाओं को किस लिए इसमें रखा गया है कि उस समय भी महिलाओं की दासी एक व्यवस्था थी, उसमें भी खरीद बिक्री चलती थी, वेश्यावृत्ति का जो प्रथा थी वो उस समय भी था। जब औपनिवेशिक काल था भारत का, उस समय भी ऐसी व्यवस्थाएं प्रचलन में थी भारतीय इतिहास में। तो उन चीज़ों को रखते हुए महिलाओं का जो यहाँ रखा गया है कि महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों का अनैतिक एवं अन्य उद्देश्यों के लिए व्यापार करना। आप आज भी देखिए कि महिलाओं का आज भी जो है खरीद बिक्री होती है प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो है, और वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लोग खरीद बिक्री कर लेते हैं, तो उसके लिए मनाही करता है। बच्चों की खरीद बिक्री होती है। तमाम आप देखिए जो ये गिरोह चलता है, जो भीख मांगने वाला गिरोह होता है, उसमें 70% ऐसे ही मामले होते हैं कि ये उनका एक ग्रुप होता है और वो स्वतः
ये सब सारी चीज़ें करवाते हैं। तो संविधान का जो बेस बना है, इन्हीं सब चीज़ों को जो व्यक्तिगत जीवन में हम कठिनाइयों का सामना कर रहा है हमारा समाज, उन्हीं से ये ताल्लुकात रखते हैं। फिर करा दिव्यांगों का, दिव्यांग लोगों का खरीद बिक्री करके उनसे भी यही काम कराया जाता है। इस तीनों चीज़ों के लिए इनका व्यापार करना भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 के तहत एक गैर दंडनीय अपराध है, जो है दंडनीय अपराध है, गैर दंडनीय अपराध है, माफ करिए। फिर इसके बाद करा है कि इसे रोकने के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक का मतलब जो संविधान में दिया रहे, और वैधानिक का मतलब कि जिसने संसद को, जो विधि संसद ने बनाया वो वैधानिक हो गया, लीगल। संवैधानिक, अगर कोई आपसे पूछता है कि मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम को रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधान संविधान में कहाँ है, तो यहाँ हम संवैधानिक प्रावधान में आर्टिकल 23 रखेंगे। ये संवैधानिक प्रावधान हो गया। और वैधानिक प्रावधान क्या है, जो संसद के द्वारा अधिनियम बनाया गया उसे वैधानिक प्रावधान कहते हैं। अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956 में बना था। उसी समय जब भारत आज़ाद हुआ उसके कुछ दिन बाद ही ये बना, 10 साल के लगभग। फिर आपराधिक कानून में संशोधन अधिनियम, इसी कानून में संशोधन करके 2013 में बनाया गया। आईपीसी की धारा 370 बनाया गया। शारीरिक या यौन शोषण के लिए दुर्व्यापार पर प्रभावी रोक जो है, आर्टिकल 370 धारा 370 कहता है कि शारीरिक या यौन शोषण के लिए दुर्व्यापार, जो अभी हम आपसे ऊपर बात किए कि महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, इनका जो है शारीरिक एवं यौन शोषण के लिए व्यापार करना एक दंडनीय अपराध है। यो इसको भी संसद के द्वारा कानून बनाकर आईपीसी की धारा 370 में रखा गया है। फिर अब ये हो गया दुर्व्यापार। आप देखिए कि इस शब्द का अर्थ भली भांति आप यहाँ से देख सकेंगे कि दुर्व्यापार का तात्पर्य क्या है। इसी में बच्चों के एक पॉस्को एक्ट है, मतलब कि अगर कम उम्र के बच्चों के साथ कोई भी यौन शोषण संबंधी प्रावधान बनाया गया है, उसी को कहा जाता है पॉक्सो एक्ट। वह भी इसी में रखा गया है, उसको भी एक अनैतिक दुर्व्यापार के श्रेणी में रखा गया है। वह भी इसी के अंडरटेकिंग रहेगा, रोकने के लिए उसको भी इसी आर्टिकल 23 के अंतर्गत तो आता है। आप कभी भी अगर डालेंगे गूगल पे तो बता देगा कि पॉक्सो एक्ट क्या क्या है। उसमें मतलब कि जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं या फीमेल है या मेल, जो ही छोटा बच्चे हैं, उनके साथ कोई भी यौन शोषण संबंधी अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसको भी आर्टिकल 23 में ही रखा गया है। अब हम देखेंगे कि बेगार तथा बलात् श्रम। बेगार का मतलब कि बिना भुगतान दिए या बिना उचित भुगतान दिए कार्य कराना। बिना भुगतान दिए या बिना उचित, अर्थात दोनों बातें कर रहा है कि बिना भुगतान दिए एक बात कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि बिना उचित। हो सकता है कि आप भुगतान दें लेकिन कम दें किसी व्यक्ति को, तो उसमें भी इसको रखा गया है कि बेगार तथा बलात् श्रम। बेगार मतलब बिना भुगतान दिए, बिना पेमेंट किए, उसका जो पारिश्रमिक फल होता है वो बिना दिए या कम दिए हुए अगर कार्य कराया जाता है तो वो भी बेगार की श्रेणी में आएगा। बलात् श्रम की बात अगर की जाएगी तो बलात् श्रम का अर्थ है कि बिना किसी व्यक्ति की उसकी इच्छा के विरुद्ध या कम मजदूरी में कार्य करने के लिए बाध्य करना। यह एक आर्टिकल 23 की तरह मनाही है, निषेध है। तो इसमें रखा क्या 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 है, वैधानिक प्रावधान क्या है, इच्छा के विरुद्ध, अर्थात जिसकी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्वतः इच्छा न हो कि हम उसका स्वास्थ्य समस्याएं हो या कोई भी कारण हो काम नहीं करना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको जबरदस्ती उससे काम कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। यह संविधान के द्वारा मनाही है आर्टिकल 23 के तहत किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या कम मजदूरी में कार्य करने के लिए बाध्य करना आर्टिकल 23 के तहत निषेध है। इसके लिए वैधानिक प्रावधान बनाया गया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में, बंधुआ मुक्ति मोर्चावाद आंदोलनवाद 1987 में डिसीजन आया कोर्ट का कि बंधुआ मजदूरी गरिमामय जीवन के विरुद्ध है, अर्थात यह आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के विरुद्ध है। अगर कोई किसी से बंधुआ मजदूरी करवाता है, बंधुआ मजदूरी मतलब कि उसको बिना पारिश्रमिक फल दिए हुए, बिना इच्छा के पारिश्रमिक परिश्रम करवाना या काम करवाना ही बंधुआ मजदूरी कहलाती है। ठीक, यह आर्टिकल 23 के गरिमामय जीवन के विरुद्ध है। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए डिग्निटीपूर्ण लाइफ जीना आवश्यक है, ना कि पशुवत जीवन जीना। मेनका गांधी बनाम भारत संवाद में इसकी व्यापक व्याख्या की गई है जीवन के अधिकार की। यह एक अपवाद है, सार्वजनिक सेवा। मान लीजिए कि जो लोक सेवक हैं हमारे या जो सरकारी कर्मचारी हैं,
अगर किसी की ड्यूटी इलेक्शन में ही लगी या किसी की अगर आप भारतीय सेना को मान लीजिए, यहाँ अगर उनकी ड्यूटी लग रही है कि आपको इस बॉर्डर पे काम करना है या यहाँ जाना है, हो सकता है कि उनकी इच्छा ना हो, वो कह दे कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, हमारी इच्छा नहीं है। या कोई लोक कर्मचारी जो है वो कह दे कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे या इतना घंटा काम नहीं करेंगे इलेक्शन के समय में, या कोई भी ऐसा समय रहे जो जिसमें काम ज़्यादा करना पड़े, तो वहाँ यह बातें लागू नहीं होती हैं कि वो कह दे कि हमें काम करना ही नहीं है, आज मेरी इच्छा ही नहीं है ऑफिस में काम करने की और हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ऐसा नहीं है। तो इसमें ये बातें अपवाद स्वरूप रखी गई हैं कि सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक कल्याण से संबंधित और सार्वजनिक जो सेवा है वह इसमें अपवाद है, उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। फिर आर्टिकल 24 की तरफ हम बढ़ेंगे। आर्टिकल 24 में कहता है कि बाल श्रम पर निषेध होगा। अर्थात बाल श्रम मतलब कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 14 साल तक की उम्र के बच्चों से काम कराना मनाही है संविधान के द्वारा। आर्टिकल 24 कभी भी अगर पूछेगा एग्जाम में कि बच्चों से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है, निहित है, तो आर्टिकल 24 ही रहेगा, क्योंकि बाल श्रम एक एक्सट्रीम लेवल पे है, भारत में अभी भी चल रहा है तेजी के साथ। तो अगर कभी न्यूज में कोई मुद्दा बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय रहता है। क्वेश्चन तभी बनेगा किसी भी स्टेट कमीशन एग्जाम में जब कोई मुद्दा हाईलाइटेड रहेगा, तो वहाँ से वो उसके आर्टिकल से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। तो बाल श्रम से संबंधित अगर कोई प्रावधान है तो आर्टिकल 24 में है बाल श्रम पर निषेध। बाल श्रम पर निषेध का तात्पर्य है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाना, शब्द को समझिएगा, शब्द जो कमीशन का एग्जाम होता है उसमें सब शब्दों का खेल होता है। वो कह रहा है कि किसी कारखाना, खान या किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है। किसी कारखाना, खान में या किसी खतरनाक रोजगार। खतरनाक रोजगार का तात्पर्य यहाँ संविधान में इसलिए रखा गया कि जो पटाखा बनाए जाते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शामिल किया जाता है, क्योंकि उनके हाथ कोमल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ साफ साफ वो शब्द लिख दिया है भारतीय संविधान में कि किसी खतरनाक रोजगार में। वह खतरनाक ही रोजगार है, चूड़ी का निर्माण का उद्योग जो होता है, क्योंकि बच्चों का हाथ कोमल होता है। तो पैकिंग करते समय अगर आप पटाखा बना रहे हैं तो उसको जब बांधेंगे तो मान लीजिए अगर आम आदमी है तो उसका हाथ कठोर होता है तो वो हो सकता है विस्फोट कर जाए, लेकिन बच्चों का हाथ कोमल होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बाल श्रम होता है वो इन्हीं सब सेक्टर में ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ बच्चों को रखा गया है। संविधान का दर्शन इतना मजबूत था संविधान निर्माताओं का कि वो समझते थे कि भविष्य में ऐसा ही किया जाएगा, वो भारत के स्वरूप को समझे थे, ऐसे ही संविधान नहीं लिख दिया गया। तो वहाँ पे वो बोल दिए हैं कि किसी कारखाना, खान में अर्थात कोल माइन या किसी प्रकार के खान में, और दूसरा किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए वैधानिक प्रावधान बनाया गया बाल श्रम निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986, जिसमें 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित किया है। और इसमें जो सजा है वो 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक का दंड का प्रावधान है अगर कोई भी बाल श्रम संबंधित किसी व्यक्ति को देखा जाता है। और आम जीवन में तो आप देखिए हर चाय की दुकान पर एक छोटू अवेलेबल रहता है, हर एक रेस्टोरेंट में एक छोटू अवेलेबल है। तो अगर भारतीय सरकार अगर इन चीज़ों को देखे तो अभी बहुत कमियां, लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, अपनी अपनी सब सही से देखें, सही से इवेल्युएशन करें इन सब चीज़ों का, तो समस्याएं अभी भी व्याप्त हैं, व्यापक स्तर पर उपलब्ध हैं। आप देखिए कहीं भी रेस्टोरेंट में जाइए या किसी चाय की दुकान पर एक छोटू वहाँ जरूर रहेगा। और हो सकता है वो उसकी मजबूरी हो, जो एक तरीके से जीवन जीने की जो व्यवस्थाएं हैं सरकार ऐसी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, ऐसे रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, या ऐसी चीज़ें जो जिनकी लिमिटेशन है उसकी वजह से भी जा सकते हैं बच्चे। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, तो उसके फिर अलग डायमेंशन हो गए कि वो क्यों वहाँ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज भी भारत में बाल श्रम व्यापक रूप से मौजूद है। अगर इसका इवैल्यूएशन आप करेंगे तो इसमें 2016 में संशोधन किया गया कि बाल श्रम किन किन श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। 2 अपवाद रखा गया कि मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जो अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त है, हो सकता है उसकी अपनी खुद की किराना की दुकान हो और वह वहीं बैठता हो, तो उसको बाल श्रम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, जिससे कि उसके घर की जीविकोपार्जन चले, तो वह इसमें नहीं रखा जाएगा। हो सकता है कि उसके घर की जो जीविकोपार्जन है वो उसी पे डिपेंड करती हो, तो इसमें अपवाद 2016 में रखा गया जो है
कि घरेलू कार्यों में और मनोरंजन के दृष्टिकोण से यह नहीं माना जाएगा। और घरेलू कार्यों और मनोरंजन की दृष्टि को छोड़कर कब नहीं माना जाएगा? स्कूल की अवधि छोड़कर। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है, अगर मजबूरी है घर की, जो जीविकोपार्जन है वो उसी पर डिपेंड है, तो वह छूट दी जाएगी दुकान पे बैठने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए, घरेलू कार्य करने के लिए, लेकिन जो स्कूल का टाइम है उसका फाउंडेशन वो छोड़कर तब उसको समय दिया जा सकता है। फिर इसी में एक और संशोधन किया गया कि यहाँ 14 साल तक रखा गया था, और बच्चे हमारे यहाँ वयस्क जो माना जाता है वो 18 साल तक। तो 14 के बाद फिर 18 वाले को 14 से 18 तक आराम से लोग कार्य कराते थे, कंपनियों में भी लगे रहते थे। तो यहाँ रख दिया चेंज करके कि 14 से 18 वर्ष तक एक बाउंडेशन रख दिया कि अगर 18 वर्ष से कम है कोई भी व्यक्ति तो उसको किसी भी रोजगार या कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। यहीं पे एक डिसीजन आया था, MC मेहताबाद में सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया था कि बाल श्रम एक अपराध है, इस पे मनाही होनी चाहिए और बच्चों के लिए पुनर्कोष कल्याण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह रहा एक छोटा सा आर्टिकल 23 और 24। 10 जो भी समय लगा इसमें 10-15 मिनट, हमको हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आर्टिकल को आप रटिए नहीं, उसके भाव को समझते हुए एक बार अगर आप दिमाग में रख लेंगे कि कैसे कोई आर्टिकल रखा गया था, काहे समानता का अधिकार रखा गया, फिर स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा गया। अगर कभी थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे अपने, तो आप इतिहास को संविधान से कनेक्ट कर कर पढ़ लेंगे, कभी नहीं भूलेगा किसी भी टाइम कि किस आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं। ठीक, आगे की प्रक्रिया में हम देखेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 29-30 तक कल हम कवर करेंगे। फिर एक लेक्चर और बचेगा जिसमें आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो स्वयं में फंडामेंटल राइट है, उसको देखते हुए जल्द ही फंडामेंटल राइट का टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद DPSP बचेगा और आप PYQ से देखते रहिए, एनालिसिस करिएगा। 60% 65% क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक से आते हैं: प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP। ये चारों हैं जो 65% पॉलिटी को कवर करते हैं। जो बचा 40% उसमें 20% संसद है, वो अकेले लेकर बैठा है। 20% में पूरे पॉलिटिकल क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट समझ में आता होगा, और अगर ऐसा है तो हमें सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।